मैं नाम भी बता दूं, एक अवध एडवोकेट अवध कौर के माध्यम से इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा लोढ़ा कमेटी को, और उसमें सिग्नेचर करवाए थे प्रेम कौर से। प्रेम कौर जो निर्मल भंगू की पत्नी है, उनसे सिग्नेचर करवा के 3 साल पहले 17 में, लेकिन जो अखबार में आया है वो 2 साल पहले, बठिंडा में 2 साल पहले की बात है। तो उस समय इन्होंने इनको, प्रेम कौर ने, ये तिहाड़ जेल में था निर्मल सिंह भंगू, 2017 की बात है, और मैं तारीख भी बता देता हूं आप लोगों को, 8 मार्च 2017, नहीं 20 मार्च, 8 मार्च को एक दूसरी कोई कंपनी थी शायद, उसने दिया था, और 20 मार्च को प्रेम कौर ने सिग्नेचर करके एथराइज किया, इनको अथॉरिटी दी आपके एडवोकेट अवध कौशिक को, और अवध कौशिक ने वो प्रस्ताव दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अवध कौशिक गायब, यानी अपने ही प्रपोजल पर बहस करने तक को तैयार नहीं हुआ, और वो खत्म, कहानी उड़ गई उसी समय। अब उसके बाद इसको जब बठिंडा जेल ले जाया गया, बठिंडा में एफआईआर भी निर्मल सिंह भंगू ने खुद अपने ऊपर करवाई। वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये लोग खेल कैसा खेल रहे हैं, पहले आप समझिए। आप लोगों को जो लग रहा है ना कि ये भंगू के खिलाफ एफआईआर हुई, ये हुआ, वो सब भंगू खुद करवा रहा है, खुद को बचाने के लिए, क्योंकि तिहाड़ जेल में भंगू का बलात्कार हुआ था, आपको पता है। तिहाड़ जेल में भंगू का यौन शोषण होता रहा, कम से कम 50 बार हो चुका है। भंगू का, बुढ़ऊ का, छोड़े, तिहाड़ जेल में छोड़ने वाले नहीं है। आपको लग रहा है कि सुब्रत भट्टाचार्य बच गया? सवाल ही नहीं है। तो भंगू का वहां पर यौन शोषण हो रहा था, तो इसलिए उसने अपने खिलाफ बठिंडा में एफआईआर दर्ज करवाई और अपने आप को बठिंडा ले गया। जबकि अन्य भी कई शहरों में एफआईआर है, लेकिन वहां पर गिरफ्तारी नहीं होती है। वहां पर गिरफ्तारी की बात होती है तो वो अपना वकील खड़ा कर देता है कि ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये बोल करके गिरफ्तारी तक नहीं हो रही है। यहां तक कि ईडी ने 2018 में प्रकरण दर्ज किया, सितंबर में नए सिरे से फिर से एक एफआईआर दर्ज की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, तो उसमें भी ईडी गिरफ्तार करने नहीं गई। अब जो भी बात रही हो, उसने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, हम अदालत में पेश हो जाएंगे, और ऑलरेडी हम जेल में ही तो है ना, हमें आप दोबारा गिरफ्तार करके आप काहे को पेश कर रहे हो, हम तो जेल में ही हैं, अदालत बुलवा लेगी, हम कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं, क्योंकि वो बठिंडा जेल में था। तो इसके बाद ईडी ने वो चालान पेश कर दिया दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में, और 30 हजारी कोर्ट से जब नोटिस गया बठिंडा जेल को, और वहां से भंगू का वकील आया, और फिलहाल उन्होंने जमानत की अर्जी नहीं दी। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिए जाए, मैं अगली पेशी पे आके और अपना पक्ष रखूंगा। और फिर भंगू चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई उस 30 हजारी केस के वाले केस को भी सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाए, सारे केस यहीं पर सुनवाई हो, क्योंकि ऑलरेडी 100 से ज्यादा केस यहीं चल रहे हैं, तो इसको भी इधर ही बुलाया जाए। फिर 30 हजारी कोर्ट से भी वो केस ट्रांसफर हो गया। तो मैं वही कह रहा हूं, तो बठिंडा का केस क्यों नहीं वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करवा रहा है? आप दिमाग लगाइए। इतना अगर आप लोगों को दिमाग नहीं है साथियों, तो फिर आपको पैसा कैसे मिलेगा? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि जीरो चैनल आप लोगों को जो जानकारी दे रहा है, जिस रास्ते पे आप लोग जब आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ आगे चलने के बाद जब जीरो चैनल खुद, यानी मैं आप लोगों की जब गतिविधियां देखता हूं, तो मैं हैरान हो जाता हूं कि कैसे हम लोग जीत पाएंगे, हम चाहते क्या हैं, हम कर क्या रहे हैं, मतलब आप लोगों को कुछ भी होश ही नहीं है। अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं लोग जो संगठन के पीछे जा रहे हैं, मैं उनसे भी पूछ रहा हूं, उनको भी दिमाग होना चाहिए कि जब 30 हजारी कोर्ट में 2018 में केस दर्ज होता है, उस केस को निर्मल सिंह भंगू सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवा लेता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट के बीच की दूरी कितनी है? वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, 30 हजारी कोर्ट भी जा सकता है। अगर एक ही दिन में डेट पड़ती है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात, आप पहले कानून समझ लीजिए कि केस ट्रांसफर होते क्यों हैं। एक अदालत से दूसरी अदालत में केस ट्रांसफर कराने का कानून क्या है, पहले समझिए कि एक व्यक्ति के ऊपर एक केस मुंबई में चलता है और एक केस दिल्ली में चलता है, और बहस के पॉइंट चाहे अलग अलग हो, लेकिन मूल मैटर एक होता है।
मूल मेटर एक, यानी यहां तक कि मूल मेटर पीएससीएल, उसमें लिया गया पैसा, उस पैसे का मिसयूज, क्योंकि मिसयूज हुआ है तभी तो भुगतान नहीं हो पा रहा है, और उस पैसे का भुगतान न होना, ये सारे मेटर अलग अलग हैं, लेकिन मूल मेटर एक ही है, पीएससीएल। अगर पीएससीएल कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लाइसेंस नहीं लिया होता, तो ये सब होता ही नहीं। तो मूल मेटर एक है, लेकिन अंदर के पॉइंट अलग अलग हैं, इसके लिए अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग कानून हैं, अलग अलग केस बनते हैं। जब आप लोग 21-22 के मैटर को लेकर के पहुंचते हो, तो हमारे ही निगेटिव सीनियर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अरे उस सीनियर को ये कहने की क्या जरूरत है, वो भंगू को कहने दो ना। ये सीनियर क्यों कह रहा है, भंगू के फेवर की बात वो क्यों कर रहा है? आप यहां पर भी अपना दिमाग नहीं दौड़ाते कि आखिर इसको क्या गरज पड़ी है मैनेजमेंट का फेवर लेने की, ये आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? या तो फिर ये सच बता दे, लिख के दे दे कि पूरी प्रॉपर्टी है। तब जब पूछते हैं प्रॉपर्टी, तब बोलता है मैं अकाउंटेंट हूं क्या, मैं कंपनी का मालिक हूं क्या, मैं मैनेजर हूं क्या, मैं ये हूं क्या, मैं वो हूं क्या। लेकिन जब पुलिस पूछती है तो वहां पर भी आकर के ये कह दे कि भाई मैं एम्प्लॉय थोड़ी हूं, मैं अकाउंटेंट थोड़ी हूं, मुझे क्या मालूम साहब। लेकिन वहां पर वो ये नहीं बोलता, वहां पर ये बोलता है साहब वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कंपनी ने डीडी बनाई थी, ये आरोप तो झूठे हैं। वहां पर वो ये बोल रहा है, वहां पर अगर अनजान बन जाए कि साहब मुझे नहीं मालूम, मैं खुद एक कार्य करता हूं, आप जांच करिए, तो पुलिस मजबूर हो जाएगी कि एक और बयान इस प्रकार का आ गया। लेकिन वहां पर बंदा ये नहीं बोलता है, वहां पर बोलता है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, डीडी बनी है, यानी सारी बातें वो कंपनी के फेवर की करता है। लेकिन जब आप उनसे सवाल जवाब करते हो, तो तब पहले तो बातचीत आपसे कंपनी के फेवर की करेगा, यहां तक कि चाहे मंगेश सरवल हो। मीटिंग में भी उसने कहा, मीटिंग में उसने जब गुजरात में मीटिंग हुई तो क्या कहा कि कंपनी के ऊपर कुल 15,000 करोड़ कर्जा है। जब किसी ने पूछा कि भाई कंपनी ने खुद लिख करके दिया है कि 60,000 करोड़ से अधिक है, 57,000 करोड़ पहले लिख के दिया और बाद में लिख के दिया कि जो 800 करोड़ लिखा है एक्चुअल में वो 8,000 करोड़ है, तो 65,000 करोड़ बन जाता है। तब मंगेश सरवल ने यह कहा कि नहीं, सेबी ने दरअसल में कुल टोटल लगाया कि कुल कितना पैसा जमा हुआ, और उसमें से कंपनी ने जो पैसा माइनस किया, वो जो भुगतान दे चुकी है कंपनी पिछले, ये भाई 96 में कंपनी ओपन हुई, तो लगभग मान के चलिए 2002 के बाद इस कंपनी ने भुगतान देना चालू किया होगा। भाई पहले 5.5 साल तक चलिए किसी का खाता पूरा नहीं हुआ, भुगतान नहीं दिया होगा, लेकिन 2002 के बाद तो भुगतान देना चालू किया होगा। तो 2002 से 2014 तक यानी 12 साल तक जो कंपनी ने भुगतान दिया, वो भुगतान माइनस नहीं किया गया है। मुझे एक बात बताइए, ऐसा कभी कानून में होता है क्या कि सेबी इनके द्वारा किए गए भुगतान को माइनस न करे?